लैमेज थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये था कि देखो भाई ट्रायंगल के तीन साइड को तीन वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर बी था, और अगर तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो ए बी और सी का सम था 0। तो ऐसे केस में हम लोग इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखे थे। ये ए था, ये बी था और ये सी था। ए के अपोजिट का एंगल अल्फा लिए थे, बी के अपोजिट का एंगल बीटा लिए थे और सी के अपोजिट का एंगल गामा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग अप्लाई किए थे ऐसा कि a बाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू b बाई साइन बीटा इज इक्वल्स टू c बाई साइन गामा। तीनों किसी भी कांस्टेंट के बराबर या तीनों कांस्टेंट के बराबर होता है, ऐसा हम लोग सीखे थे। ठीक है, अब कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। मान लो जैसे तुम्हारे सामने ये बोला गया, देखो जैसे एक क्वेश्चन बोला गया कि देखिए ये एक ब्लॉक, इस ब्लॉक का मास है 4 kg। इस पे एक फोर्स राइट की तरफ काम कर रहा है 60 न्यूटन का। एक फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, बाय मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। और एक फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है सपोज 40 न्यूटन का। ये तुम्हारा F3 है। तुमसे बोला गया फाइंड वैल्यू ऑफ F2 so that body remains in rest. आप F2 का वैल्यू निकालें ताकि ये बॉडी रेस्ट में रहे। तो जैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, आप दिमाग दौड़ा के देख सकते हैं कि मेरे पास तीन वेक्टर है और वेक्टर का रिजल्टेंट है 0। क्या सही है? क्या सही है? yes. तो तुरंत दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि हाँ एक थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, लैमिज थ्योरम। वैसे जरूरी नहीं है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को लैमिज थ्योरम से ही बनाएं, लेकिन हमको जरूरत है कि हम आपको लैमिज थ्योरम भी बताएं। हम आपको दूसरा मेथड भी दिखाएंगे, लेकिन हम आपको अभी लैमिज थ्योरम सिखा रहे हैं। जरा गौर करना, अप्लाइंग लैमिज थ्योरम। चलो हम लोग लैमिज थ्योरम लगाते हैं। तो लैमिज थ्योरम के हिसाब से सबका एंगल फाइंड आउट करो। जरा गौर करो, क्या ये एंगल 90 है? अच्छा, क्या यहाँ का ये एंगल 120 है? अरे बोलो बोलो। yes. और क्या ये एंगल 150 डिग्री है? yes, तो अप्लाइंग लैमिज थ्योरम में F1 डिवाइडेड बाई साइन 150, F2 डिवाइडेड बाई साइन 90, F1 साइन, F2 साइन, F3 और F3 बाई साइन 120। चलो वैल्यू F1 का वैल्यू 60। कोई बताएगा साइन 150 का वैल्यू? साइन 150 का वैल्यू 1/2। वेरी गुड, ये सब आना चाहिए आपको। F2 साइन 91, यहीं से तो मिल गया, ये ऊपर भेज दो, यहीं से सॉल्व कर दो। क्या ये F2 इज इक्वल्स टू 120 न्यूटन है? हो गया आंसर। बस इतना ही काम था। क्या समझे? yes, sir. चलो हम इसका सेकंड मेथड दिखाते हैं। इसको सेकंड मेथड कैसे बना सकते थे? सर आप बोल रहे हैं लैमिज थ्योरम के अलावा भी बना सकते हैं। देख ध्यान से समझना, ये ब्लॉक है, एक फोर्स इधर लग रहा है और वो है 60 न्यूटन का। एक फोर्स F2 इधर लग रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री और एक फोर्स नीचे लग रहा है F3 40 न्यूटन का।
अब सोचो, क्या मेरे इस F2 का ऊपर में कंपोनेंट होगा F2 का cos 30, Yes, sir. और क्या लेफ्ट की तरफ एक कंपोनेंट होगा F2 का sin 30? Yes. अब एकदम 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 बच्चा वाला बात बताना, कोई बॉडी रुका हुआ तभी ना है जब उधर लगने वाला फोर्स और उसके अपोजिट का फोर्स बराबर हो। Yes, sir. ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर हो। क्या बोलता, सही है? Yes, sir. हो गया आंसर। देखिए, सिंस बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम आप कह सकते हैं, तो एकदम तय रखिए कि लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले के फोर्स के बराबर है। सो F2 sin 30 will be equals to F1। चलो यहीं से सॉल्व कर दो। F2 sin 30 का वैल्यू 1/2 और F1 का वैल्यू 60, 2 जाकर मल्टीप्लाई हो गया। क्या F2 का वैल्यू 120 आ गया? कोई बोलेगा नहीं सर आप लेफ्ट वाले और राइट वाले को बराबर करके बनाए, हमको तो सर बराबर करना है ऊपर और नीचे को। तो चलो भाई F2 cos 30 ले लो। F2 cos 30 क्या ये 40 के बराबर है? F2 cos 30 का वैल्यू बोलो, √3/2 इज इक्वल टू 40। क्या सही जा रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, तो अभी आप गौर कर लीजिए, तो जब हम लोग यहां से बनाएंगे तो आपके F2 का वैल्यू हो जाएगा 80/√3। ठीक है, नोट कीजिए, आप लोग को यही बात हम बोल रहे हैं, रफ कर चुके हैं, अब हम क्या रिपीट करें, फिर से लिख दें। इसीलिए ना लिखा हुआ था, पूछ रहे थे तो आप बोले ही नहीं, अभी हम जब रफ कर दिए तो अब रिपीट कर दीजिए। कैसे रिपीट कर दें? नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से सुनो। नेक्स्ट हम लोगों का अगला जो आज का सेक्शन में भी हम लोग को डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ थोड़ा समझना ध्यान से। फिर से एक तरह से तुम वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने जा रहा है। लास्ट जो पढ़े थे और आज जो पढ़ने जा रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? लास्ट टाइम में हम लोग रिजल्टेंट निकाल रहे थे जब वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में हो तो कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये सीखे। फिर ट्रायंगुलर फॉर्म में रहेगा तो कौन दो वेक्टर का सम किसी तीसरे के बराबर होगा, ये सीखे। आज हम लोग जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है सर, क्या है ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? फिर से ये दो वेक्टर, ये केवल दो वेक्टर पे काम करेगा, रिमेंबर दैट। पहला लाइन, अगर दो वेक्टर किसी थीटा एंगल पे, मान लीजिए दो वेक्टर है बीच का एंगल थीटा है, तो कैसे हम लोग इस वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे, यही हम लोग सीखने जा रहे हैं। फिर से सुनिए, अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है तो उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करना ही पैरेललोग्राम लॉ में आप सीखेंगे। तो सर क्या है ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? देखो जरा, concept of parallelogram law of vector addition। parallelogram law of vector addition, ये तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम के दो साइड्स को, एक साइड और ये एक दूसरा साइड, इस पैरेललोग्राम के दो साइड्स को दो वेक्टर ए और बी रिप्रेजेंट करता है एट एन एंगल थीटा। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल आप बनाते हैं, इस पैरेललोग्राम का जो आप डायगोनल ड्रॉ करते हैं, वो डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है a प्लस बी। दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डेफिनेशन सुनना,
According to parallelogram law of vector addition, if two vectors represents two sides of any parallelogram, then diagonal of that parallelogram will represent their vector resultant. Diagonal of that parallelogram will represent their vector resultant. अगर दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है तो उस पैरेललोग्राम का जो आप डायगोनल बनाएंगे वो उसके वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप इस एरो का लेंथ निकाल दिए तो आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिए, और अगर आप इसके हेड का एंगल निकाल दिए जो हम लोग बाद में करेंगे तो आप वेक्टर का डायरेक्शन निकाल दिए। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? यस सर। चलो थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको पैरेललोग्राम लॉ। लिखिए जैसे हम डिक्टेट कर रहे हैं, लिखिए टॉपिक दे लीजिएगा ऊपर, नीचे लिखिए स्टेटमेंट। इफ टू वैक्टर्स represents two adjacent sides, if two vector represents two adjacent sides of any parallelogram, then diagonal of that parallelogram will represent their vector resultant. Diagonal of their parallelogram will represent their vector resultant in terms of magnitude as well as direction. Will represent their vector resultant in terms of magnitude as well as direction. क्या आप लोग सभी को लिख चुके हैं? शुरू से एक बार रिपीट कर देते हैं। If two vectors represents two adjacent sides of any parallelogram, then diagonal of that parallelogram will represent their vector resultant in terms of magnitude as well as direction. क्या हो गया सभी का? यस सर। चलो अब एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहा है, जरा ध्यान से देखना। आपके सामने है लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी represents two adjacent sides of any parallelogram. Then vector R represents their vector resultant. अच्छा चलो, ये वेक्टर R अगर मान लो रिजल्टेंट है तो इसका दो चीज होगा। एक होगा इसका मैग्नीट्यूड और एक होगा इसका डायरेक्शन। हम आपको कुछ समझा रहे हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब है कि मॉड ऑफ R, और मॉड ऑफ R का मतलब जरा देखना, O A B C, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिए, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिए, ये M, ये अगर B है तो ये भी तो B है, और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। अब देखो, अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो आपको OC निकालना है।
OC। और अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक एंगल हम बाद में लिखने वाले थे, अभी लिख देते हैं। आपको याद रखिएगा tan अल्फा निकालना। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब उस एरो का लेंथ निकालना, और डायरेक्शन निकालने का मतलब है जो एंगल बन रहा है वो एंगल निकाल लेना। सही है? तो चलो अभी पूरा ध्यान लगाओ मैग्नीट्यूड निकालने पे। कैलकुलेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अगर आप इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, आपको ओसी निकालना है। अब ओसी निकालने का मतलब है आपको इस, देखिए इसको ऐसे आर भी लिख सकते हैं। ओसी निकालने का मतलब है, अगर आप इस ट्रायंगल पे देखते हैं, इन ट्रायंगल OCM को गौर से देखो। अगर आप रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, आप ओसी निकाल रहे हैं, तो ओसी का मतलब है अंडर रूट। ओसी मतलब हो गया हाइपोटेनस ना। OCM एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो अच्छे से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये जो हम लोग का OC है, हाइपोटेनस है, क्या वो अंडर रूट OM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर होगा? चलो बढ़िया। अब आगे सुनो, जरा गौर करना। वेक्टर में कंपोनेंट तोड़ना सीखा है। अगर ये B है और ये थीटा है, तो क्या ये B साइन थीटा है और ये B कॉस थीटा है? सब कोई समझे? यस सर। नो सर। ठीक है। हम समझा देते हैं। थोड़ा जगह खोज रहे हैं, आप लोग पीछे वाला भूल जाते हैं ना, यही दिक्कत है। अच्छा चलिए इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। अभी देखिए, इन ट्रायंगल AMC में देखो, क्या हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू CM बाई AC लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यस सर। तो क्या मेरा CM का वैल्यू AC का साइन थीटा होगा, और AC का मतलब B साइन थीटा। अब समझा क्या? हाँ, ये क्लियर हुआ? रिपीट कर। अरे यार तो अरे बार बार तुम लोग रिपीटे कराते रहेगा, क्या 11 को 2 साल में खत्म करेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जानता है? तो भाई लिख दिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो CM लिखेंगे तो AC साइन थीटा नहीं होगा, और AC की जगह B आएगा। समझा? cos थीटा कितना लिखेगा? cos थीटा देख के बताओ तो, इस ट्रायंगल में cos थीटा कितना लिखेगा? AM बाई AC लिखेगा। तो फिर से AM के जगह पे लिखेगा AC का cos थीटा। यस सर। और AC की जगह B लिखेगा। यस सर। तो जो इतना मेहनत करा है उसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए थे, B cos थीटा और B sin थीटा। अभी क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब आ जाए भाई फिर से इक्वेशन 1 पे। रिजल्टेंट निकालने का मतलब हो गया अंडर रूट OM का स्क्वायर और CM का स्क्वायर। फिगर को देखते चलना, फिगर को लेफ्ट हैंड साइड में देखते चलना। क्या हम OM को OA प्लस AM लिख सकते हैं? और CM तो CM। अब देखो, क्या OA को A वेक्टर और AM को B cos थीटा लिख सकते हैं? और CM को तुम निकाल चुके हैं ना, B sin थीटा।
ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चल भाई, इसी को थोड़ा यहाँ जगह कम है तो मैंने दूसरे कलर से लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी देर से लिख रहे हैं, अंडर रूट लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को देखो, इन दोनों को बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। उसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो क्या हम लोग इसको ऐसे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर केवल लिख दिया, अंदर वाला 1 हो गया और साथ में 2ab cos थीटा। तो फाइनली रिजल्टेंट का इक्वेशन हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या ये इक्वेशन कहां से आया? आज के बाद पता रहेगा ना ये इक्वेशन आया कैसे है। यस सर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। वेक्टर में इससे इंपॉर्टेंट कोई इक्वेशन है नहीं, चाहे 11 पढ़ लो, 12 पढ़ लो, आगे कुछ भी पढ़ लो, वेक्टर में सबसे ज्यादा यही इक्वेशन काम आएगा। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर दो वेक्टर है और दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो आप उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, नोट कीजिए। अगर किसी को डाउट है मेरे रफ करने के पहले पूछ लीजिएगा, क्योंकि फिर से बोलेगा लिखने ही हमसे नहीं होगा। मेरे रफ करने के पहले हम आपसे पूछते हैं, कोई डाउट बोल दीजिए। नहीं डाउट है भाई, रफ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नोट करो अच्छे से। सर हमको समझ में नहीं आया सर। क्या नहीं समझा? सर रिजल्टेंट निकालना सर, वो sin थीटा cos थीटा नहीं समझ। पहला क्लास है क्या? नहीं सर, नहीं सर। फिर क्या नहीं समझा बोल रहे हैं, वही समझाएंगे ना। सर रिजल्टेंट सर हम निकाले ना, वो नहीं सर। ओसी कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर मान लो एक वेक्टर है, ये मार्कर मेरा एक वेक्टर है, ये चॉक पीस, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब क्या होता है? वेक्टर का ये एरो का लेंथ निकालना ना। यस सर। हाँ ना बोलते जाना, ठीक है? क्वेश्चन पूछा ना, अब शांत मत रहना, हाँ ना बोलते जाना। क्या ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये चॉक का लेंथ निकालना है। यस सर। तो ये है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमको O से C तक का लेंथ चाहिए। यस सर। तो जब हम लोग कैलकुलेशन फॉर ये मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब लोग वेक्टर का क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड। तो जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो OC चाहिए, OC। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल से। आपको अभी तक क्या मिल गया कि रिजल्टेंट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप इसको याद रखिएगा, एकदम अपने नाम से ज्यादा इसको याद रखिएगा, ठीक है? अब मान लो जैसे तुम्हारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन ही देते, तुमको बोलते देखो जी यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहा है, एक फोर्स है 10 न्यूटन का और एक फोर्स है मान लो सपोज 12 न्यूटन का, और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। चलो बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है? तो सबसे पहले आप क्या करें ना, इन दोनों से मिला के एक पैरेललोग्राम बना लें। और ये जो पैरेललोग्राम का आप डायगोनल देख रहे हैं वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है। क्या आप सब कोई फिगर समझे? अब कोई बोल दे कि सर वो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम बोलेंगे देख भाई अंडर रूट F1 का स्क्वायर रिजल्टेंट है 204। क्या रिजल्टेंट 204। अब होगा 204, अंडर रूट 204 होगा तो होगा, देखते हैं। तो मेरे FR का वैल्यू होगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 12 इंटू cos 60 का वैल्यू बोलो भाई
100 144 प्लस 240 और cos 60 बोल रहा तुम लोग 1/2 होगा अंडर रूट 100 प्लस 144 प्लस 120 रूट अंडर 364 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। क्या समझे सब कोई? यस सर। अब मान लो वो एंगल 60 के जगह पे कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई दूसरा क्वेश्चन बोलेंगे देखो भाई एक बॉडी का एक वेलोसिटी इधर है 10 मीटर पर सेकेंड और एक वेलोसिटी इधर है 8 मीटर पर सेकेंड और उनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। कुछ नहीं करना है, आप अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहते हैं तो अंडर रूट v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ v1 v2 cos थीटा cos 120 तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 8 cos 120 1/2 का माइनस होगा अंडर रूट 1/2 ये 2 कट गया 100 प्लस 64 माइनस 80 अंडर रूट 84। तो देख रहा है ना कोई भी एंगल पुट करेगा तुम्हारा आंसर आएगा चाहे कोई भी एंगल हो। लेकिन हम तुमको उसमें से कुछ स्पेशल एंगल बोलेंगे जिसका आंसर आप सीधा याद रखिए। हम तुमको उसमें से कुछ स्पेशल एंगल बोले जिसका आंसर आप सीधा याद रखिएगा, ठीक है? स्पेशल केसेस सबसे पहला मान लो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है ए और बी दोनों एक डायरेक्शन में, तो क्या यहाँ थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आएगा? अब देखो फिर से वही रिजल्टेंट का इक्वेशन में r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 का वैल्यू 1 ना। यस सर तो क्या ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है? तो ये अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर आया। इसका मतलब रिजल्टेंट के लिए सीधा उस समय a प्लस बी कर देना। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में रहा थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो याद रखना रिजल्टेंट में आपको कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, सीधा a प्लस बी कीजिएगा। सपोज जैसे ये F2 भी F1 के डायरेक्शन में होता, ये F2 भी F1 के डायरेक्शन में होता, तो 10 और 12 रिजल्टेंट कितना होता? 22। अगर मेरा ये वेलोसिटी भी v1 के डायरेक्शन में होता तो रिजल्टेंट कितना होता? 10 प्लस 8 18। अगर 0 डिग्री रहेगा बनाना नहीं है, सीधा a प्लस बी करना है। अब दूसरा सुनो, अगर दोनों वेक्टर अपोजिट में है, a उधर है b इधर है और यहाँ थीटा क्या 180 है दोनों के बीच, यस सर तो रिजल्टेंट का इक्वेशन हुआ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 का वैल्यू बताएगा कोई? -1 वेरी गुड -1। So this is under root a square plus b square minus 2ab और -2ab का मतलब हो गया a minus b का स्क्वायर। तो इस बार तुम्हारा रिजल्टेंट होगा a minus b। जब दो वेक्टर अपोजिट में रहेगा तो रिजल्टेंट के लिए कोई बड़ा तीर मारने का जरूरत नहीं है, सीधा a minus b लगाना। जैसे मान ले वेलोसिटी राइट में v1 है और एकदम अपोजिट में v2 है 8 है, तो रिजल्टेंट कितना है? 2 है 10 माइनस 8। यहाँ पे सर हाँ बोलो। b माइनस a भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्या दिक्कत है?
अभी यहाँ देख, मान ले यहाँ 10 आगे है और 12 पीछे है, तो बता रिजल्टेंट कितना? -2 -2। माइनस का मतलब उधर हो गया, वेक्टर में माइनस और प्लस का मतलब तो डायरेक्शन होता है ना। यस सर। तो अगर हम इसमें 10 में से 12 माइनस करेंगे -2 आएगा, तो आप बोलिएगा ना कि -2 का मतलब उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट। यस सर। ठीक है, नोट करो यहां तक और आगे बढ़ेंगे। हो गया? यस सर। यस सर। तो चलिए एक ध्यान से बात सुनिएगा, समझिएगा। जब आप दो वेक्टर को अलग अलग एंगल पे रखते हैं ना, जब आप दो वेक्टर को अलग अलग एंगल पे रखते हैं तो उसका रिजल्टेंट बदलते जाएगा। जब दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में होगा पैरेलल, तो याद रखना उसका रिजल्टेंट सबसे बड़ा होता है। मतलब जो आप रिजल्टेंट a प्लस बी लिख रहे हैं, ये मैक्सिमम रिजल्टेंट है। और जब आप यहां से दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बढ़ाते जाएंगे ना, बढ़ाते जाएंगे, तो उसका रिजल्टेंट एक्चुअली घटते जाता है। और जब अपोजिट में होगा तो वो रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू होता है। मतलब मिनिमम वैल्यू है a माइनस बी और मैक्सिमम वैल्यू है a प्लस बी। क्या आपको ये लाइन समझ में आया? यस सर। यस सर। मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, एक है 5 और एक है 3 यूनिट, तो बता इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होगा 8 और मिनिमम कितना होगा 2। 2। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस वेक्टर का रिजल्टेंट 8 से लेके 2 के बीच कुछ भी हो सकता है? ये थीटा पे डिपेंड करेगा। अगर 5 और 3 के बीच का एंगल 0 है तो 8 है। अब ये एंगल बढ़ाते जा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके एंगल बढ़ते जा रहा है, तो उसका रिजल्टेंट 8 से बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। और जैसे ही दोनों अपोजिट हुआ, कितना हो गया 2। तो 8 से लेके 2 तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। क्या बोला? 8 से लेके 2 तक कोई भी वैल्यू होगा। देख, जब थीटा तेरा 60 होगा तो एक वैल्यू आएगा, जब थीटा 90 होगा दूसरा वैल्यू आएगा, 30 कुछ और आएगा, 120 कुछ और आएगा, 150 में कुछ और आएगा। क्या समझा? अरे नहीं समझा? नेटवर्क हट गया था सर। -2 भी तो हो सकता है ना सर, मिनिमम वैल्यू। अच्छा, -2 कैसे होगा यार? -2 कैसे होगा? माइनस में वेक्टर का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन और कुछ नहीं होता उसका। ओके सर, ओके। हम ये बोले, हाँ यार रिपीटे कर रहे हैं, जिंदगी तो रिपीटे करने में जा रहा। सुन ले एक बार, बोल रहे हैं कि अगर दो वेक्टर 5 और 3 है तो उसका मैक्सिमम रिजल्टेंट 8 होगा और मिनिमम रिजल्टेंट 2 होगा। सही है? यस सर। तो 8 से लेके 2 तक इन वेक्टर्स का कोई भी रिजल्टेंट हो सकता है। वो डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर। ओके सर। क्या सबको ये लाइन समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। तो क्या इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट 7 हो सकता है? यस सर। क्या इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट 4 हो सकता है? क्या इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट 3 हो सकता है? क्या इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट 9 हो सकता है? नो सर। 8 से 2 के बीच कुछ भी? चलो देखो, so far 2 vectors रिजल्टेंट का मैक्सिमम a प्लस बी और इसी रिजल्टेंट का मिनिमम
a माइनस बी। अब जो लिख रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखना। a माइनस बी से बड़ा या बराबर रिजल्टेंट और a प्लस बी से छोटा या बराबर रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट r can have any value between a minus b and a plus b depends on theta, depends on theta। r का कोई भी वैल्यू हो सकता है, r का कोई भी वैल्यू हो सकता है a माइनस बी से a प्लस बी के बीच, सब डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर। क्या आपको ये लाइन समझ में आया? यस सर। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट केस है, उसको भी ध्यान रखो। थर्ड, if two vectors are perpendicular, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, जैसे a वेक्टर ये b वेक्टर, बीच का एंगल थीटा 90, तो मेरे रिजल्टेंट के लिए वैल्यू होगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 का वैल्यू कितना? 0। 0 का मतलब है कि ये कट जाएगा पूरा खत्म, तो आप रिजल्टेंट याद रखिएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कब लगाएगा फॉर्मूला? जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होगा तब। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट के लिए सीधा लिख सकते हैं रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट के लिए सीधा लिख सकते हैं r इक्वल्स टू a प्लस b, और अगर अपोजिट में है तो लिख सकते हैं r इक्वल्स टू a माइनस b। सर इसके अलावा अगर किसी एंगल पे 30 डिग्री 32 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 70 80 90 कुछ भी, तो यूज दिस इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशन आप डिराइव किया r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यूज दैट। क्या समझा? यस सर। अब देखो, जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है for two vectors maximum and minimum resultant are 32 and 20, find magnitude of vectors। वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बताओ। बोलो भाई, एक लाइन में कैसे बनेगा? एकदम आराम से बन जाएगा, बोलो। a plus b equal to लिख दीजिए a minus b और फिर ऐड कर दीजिए। वेरी गुड। क्वेश्चन बोला मैक्सिमम रिजल्टेंट, इसका मतलब a प्लस b बोला। मिनिमम रिजल्टेंट, इसका मतलब a माइनस b बोला। b कैंसिल, 2a is equals to 52, so a is equals to 26, then b निकाल ले भाई, 6 आएगा। समझा क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। मान लो इधर एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का और इधर एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का। तुमसे बोला कि रिजल्टेंट बताओ, क्या ये 90 पे है? यस सर। यस सर। तो सिंपली क्या हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्टेंट वेक्टर रूट अंडर 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर लिख दें? तो हो गया ये 400 और 900 1300 हो गया, 3900। तो देखो ये सब फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट यूज करना होगा। अगर 90 दिखा, अगर सेम डायरेक्शन दिखा, अपोजिट डायरेक्शन दिखा, पूरा डेरिवेशन मत करना, सीधा फॉर्मूला लगा देना। सेम डायरेक्शन a प्लस बी, अपोजिट डायरेक्शन a माइनस बी, 90 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझा? लेकिन सबका बेस कौन है? सबका बेस कौन है? वही इक्वेशन जो आप डिराइव किए, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, नोट करो यहाँ तक, फिर और आगे बढ़ते। 100 प्लस 64 और प्लस 80
240. रूट अंडर 244 ना, Yes sir. तो आर आ गया, तो पहला काम हो गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन के लिए आप इस एंगल को अल्फा मान लीजिए, ठीक है। अल्फा फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, हम लोग अभी तुरंत लेफ्ट हैंड साइड में पढ़े हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू, एकदम फॉर्मूला याद होना चाहिए, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। चल भाई सबका वैल्यू पुट कर, b का मतलब 8 sin 60 डिग्री, नीचे 10 प्लस 8 cos 60 डिग्री। सो tan अल्फा इज 8 sin 60 का वैल्यू रूट 3/2, यहाँ 10 प्लस 8 cos 60 का वैल्यू 1/2। तो ऊपर में है 3/7. 4 रूट 3 और नीचे में है कितना 14, सो इट इज 2 रूट 3/7। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि tan अल्फा इज 2 रूट 3/7, और आप लिख सकते हैं अल्फा इज tan इनवर्स 2 रूट 3/7, जो आपको मन वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्या आपको समझ में आया? मैग्नीट्यूड देखो, हम लोग इतना ही पढ़े, मैग्नीट्यूड निकालना, डायरेक्शन निकालना, समझे सब कोई? बोलो जी, समझा? Yes sir. सर हम लोग मैग्नीट्यूड का वैल्यू डाल के अल्फा नहीं निकाल सकते हैं? मतलब tan अल्फा मतलब r वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय a वेक्टर। tan थीटा होता है क्या? tan थीटा होता है क्या हाइपोटेनस बाय बेस? tan थीटा का यही फॉर्मूला होता है क्या? नो सर, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस ये है ना, क्या बोलो? यस सर, हाइपोटेनस और बेस ले लेना तो बोलो, समझ में आ रहा है? tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, Yes sir. ये फॉर्मूला। जो इंपॉर्टेंट बात है उसको ध्यान रखना, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। यहां से जो आप अल्फा निकाल रहे हैं, इस फिगर से या इस इक्वेशन से जो आप अल्फा निकाल रहे हैं, अल्फा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आर। अल्फा जो है वो एंगल है, किसके बीच एंगल है भाई? तो ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच। अल्फा जो है वो एंगल है, किसके बीच एंगल है? ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच, ठीक है। अभी मान लो जैसे सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं? अरे भाई मान ले किसी क्वेश्चन में बी से एंगल पूछ दिया, तो थीटा में से अल्फा माइनस कर देना, तब ना बी से एंगल मिलेगा। अरे नहीं समझा? समझ गया सर। ठीक है, यहाँ पे ए से एंगल अल्फा बना और अल्फा का वैल्यू ये है। कोई बोल देता नहीं सर बी से एंगल थोड़ा हमको बता दीजिए, तो हम क्या करते? 60 में से इसको माइनस कर देते। अल्फा क्या है? दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आर। दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आर। ये जो है वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच का एंगल, ये जो वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच का एंगल, ओके। चलो बस यहीं तक। कहीं कोई डाउट किसी को? आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, कहीं कोई प्रॉब्लम?